जन संचार मंच पर दिल्ली विश्वविद्यालय की युवा कवियत्री मनीषा कुमारी का स्वागत है। मनीषा दिल्ली विश्वविद्यालय दौलत राम कॉलेज में बीए हिंदी की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। मनीषा एक मेधावी छात्रा हैं। यह महाविद्यालय में प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ के भाग लेती हैं तथा यह समाज पे और स्त्री विमर्श पर कविताएं लिखती हैं। मनीषा जन सरोकार मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार निशा। आपका और जन सरोकार मंच टोंक का बहुत बहुत आभार कि आज मुझे अपनी कविता को यहाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आपने कहा कि मैं स्त्री विमर्श पे और समाज पे कविताएं लिखती हूँ, तो मैं अपनी आज की इस सत्र में मैं अपनी स्त्री विमर्श पर लिखी ही एक कविता सुनाऊंगी, जो मुझे और मेरे दोस्तों को जो सुनते हैं उन्हें बहुत पसंद आती है। मैं वही यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले कविता का शीर्षक है मूर्ति। समाज में सरस्वती की मूर्तियां गढ़ते हैं अनेकों कुम्हार। स्त्रियां भी हाथ बटाती हैं उनके, किंतु सोच एवं मेहनताने पर जबरन अधिकार रहता है सिर्फ पुरुषों का ही। इसलिए वे बनाते हैं सुंदर एवं श्रृंगार में लिपटी हुई देह, सजी सबरी दुर्गा की हाथों में तलवार और तलवार के तले असुर, जो उजागर करती है जातीय विभिन्नता से उत्पन्न संकीर्णता को। यह परिणाम है अधिकांश कुम्हारों के अनपढ़ रखे जाने की। अगर वे शिक्षित हो जाएं, तब दुर्गा की तलवार के नीचे गढ़ते नजर आएंगे प्रतिमाएं हिटलर, जार और मुसोलिनी की। इसके इतर ख्याल करने पर मालूम होता है कि जब इस पेशे पर स्वयं का वर्चस्व रखे स्त्रियां भी, तब वे सरस्वती को साड़ी के फंदों से निकाल पहना दे कोई आरामदायक लिबास, जोड़े बस दो ही हाथ, उसमें थमा दे कलम और किताब। वे सरस्वती को साड़ी के फंदों से निकाल पहना दे कोई आरामदायक लिबास, जोड़े बस दो ही हाथ, उसमें थमा दे कलम और किताब। सजी हुई दुर्गा की जगह वे स्थापित कर दे दुर्गावती को, सरस्वती के बदले गढ़ दे फूले को, किसी मूर्त की सूरत में ढाल दे वे रोजा को, मसाल पकड़कर हाथ ऊपर उठाए क्लारा को, क्रांति का झंडा फहराते हुए कमला भसीन को, क्रांति का झंडा फहराते हुए कमला भसीन को। बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ी आप। उसमें फांसीवादी ताकतों का नाम ली हैं और क्लारा का नाम ली हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ी आप। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं और विश्वविद्यालय की राजनीति पर आप कुछ कविताएं अगर लिखी हैं तो उसे सुना सकती हैं। जी, मैं जरूर जुड़ी हुई हूँ। SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह में भी भाग लेते रहती हूँ, तो देखती हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट्स को संघर्ष करना पड़ रहा है। हर रोज ही कॉलेज में आए दिन समस्याएं होती है, तो उसके लिए मैं उस पर कुछ कविताएं मतलब लिखती हूँ। जो मैं जीती हूँ वही लिखती हूँ, तो वही लिखी हूँ। बहुत साधारण सी ही है। इस कविता का शीर्षक है इनकलाब। रोज जिंदा रहने के क्रम में कई बार सुनाया जाता है कि इनकलाब शब्द का वजूद खत्म हो गया है अब दुनिया से, अतः तुम छोड़ दो इसे दोहराना। किंतु रोज कॉलेज जाने के दौरान देखती हूँ लड़कियों को घूमते, नाचते, गाते, खेलते, पढ़ते और लिखते। तब महसूस करती हूँ इनकलाब को कि यह केवल एक शब्द नहीं, मुक्ति हेतु संघर्ष का सूचक है, जो निरंतर प्रगतिशीलता का परिणाम है। पर जो निरंतर प्रगतिशीलता का परिणाम है, जिसे हम अवलोकित करते हैं हर रोज उन लड़कियों में जो आती हैं कॉलेज और जो नहीं आ पाती सत्ता तथा समाज की बेड़ियों में बंध जाने के कारण। उनके लिए भी उन्हीं विश्वविद्यालय की गलियों में दृश्यगत होते हैं तमाम लड़के लड़कियां इनकलाब को आबाद रखने की कोशिश में तर्क करते, पुलिस की बेरहमी से निडर होकर जूझते, सत्ता से त्रस्त होकर भी सत्ता को त्रस्त करने की कोशिश में इनकलाब जिंदाबाद के स्वर को मजबूत करते। सत्ता से त्रस्त होकर भी सत्ता को त्रस्त करने की कोशिश में इनकलाब जिंदाबाद के स्वर को मजबूत करते, क्योंकि वे जानते हैं इससे उत्पन्न होने वाली ताकत को। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया जाता है आए दिन, जब वे जोर से बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। व्यवस्था की यह कार्यवाही परिणाम है इस शब्द के प्रभाव का, क्योंकि इससे खंडित होने लगती है सत्ताधारियों की जमीन। कॉलेज की उन्हीं गलियों में बैठे चंद छात्र छात्राएं पढ़ रहे होते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को, निराला को, अंबेडकर को और भगत सिंह को, कमला भसीन को, फूले को,
करते हैं रिसर्च की तैयारियां आर्थिक सामाजिक शोषितों को मुख्य विषय बनाकर। उनका यूं रिसर्च तक पहुंचना तथा उसमें इस वर्ग को शामिल करना भी एक इनकलाब ही तो है। अतः यह एहसास होता है कि हमारे वजूद का प्रत्येक कण इनकलाब से सिक्त है, जिसे जिंदाबाद रखने हेतु निरंतर संघर्ष करना है हमें। बहुत ही अच्छा कविता है आपका इनकलाब। और अभी हाल ही में आप कुछ ऐसा लिखी हैं जो आपको बहुत पसंद हो और आप सुनाना चाहती हैं, तो इस मंच पर सुनाएं। अच्छा, हाल के दिनों में मतलब मैं 5-6 दिन पहले अभी एक कविता लिखी हूँ। वो यह कविता प्रेम पर है कि मतलब गाँव में मैं किस प्रकार का माहौल देखती हूँ प्रेम के संदर्भ में, और शहर में तो मैं जहाँ लोग रहते हैं, आम जनता रहती है, वहाँ तो मैं कम ही उस तरफ गई हूँ। जिधर विद्यार्थी रहते हैं, मैं ज़्यादा उन्हीं लोगों को देख रही हूँ। तो वो किस प्रकार से प्रेम को देख रहे हैं या किस प्रकार से वो जी रहे हैं। और यही अगर हम गाँव में अगर हम वैसे जिए तो हम कैसे वहाँ ट्रीट किए जाएँगे, हमें लोग किस नज़रिए से वहाँ देखेंगे, उस संदर्भ में मैं एक कविता भी हाल में ही लिखी थी। मैं यही सुनाती हूँ। प्रेम में असभ्य होना चाहती हूँ। कितनी जगह है ना इस धरती पर जहाँ हम साथ घूम सकते हैं। विश्वविद्यालय के गलियारों में, शहर के बीच से गुजरती सड़कों के किनारे बिछी फुटपाथ पर हम बेतरतीब घंटों चल सकते हैं। भटक सकते हैं देर शाम तक किताबों की दुकान पर। उन्मुक्त दो जोड़ी आंखें जामा मस्जिद की जमीन से निहार सकती है आकाश में खिले चांद को खूब इत्मीनान से। हम गांव से महानगर आई लड़कियां सोचती हैं महानगर थोड़ा तो मुक्त है अपने वहां से, जो इतनी जगह दे रहा है हमें साथ बीतने के लिए। इन जगहों पर यूं साथ बीतना इस जमाने में महानगर की सभ्यता सी मालूम होती है। पर सुनो ना, मैं तुम्हारे साथ केवल इतना ही नहीं गुजरना चाहती, मैं तुम्हारे साथ प्रेम में असभ्य होना चाहती हूँ। पर सुनो ना, मैं तुम्हारे साथ केवल इतना ही नहीं गुजरना चाहती, मैं तुम्हारे साथ प्रेम में असभ्य होना चाहती हूँ। अपनी हथेली में तुम्हारे हाथ को थामे आवारगी से पार करना चाहती हूँ गांव की सकरी पगडंडियां। चलते चलते पहुंच जाना चाहती हूँ अपनी खेतों की मेड़ तक, जहां थोड़ी देर ठहर कर हम दोनों एक साथ देख सके उस क्षितिज को जहां से उतरती धूप चुपचाप हमारी आंखों में कविता रच रही होगी। और वहां आसपास मौजूद सभ्यता के कागज में डूबी अनगीन निगाहें हमें देखते ही लजाकर नजर फेर लें कि यह वही जगह है जहां सिर्फ मेरा होना भी सभ्यता के खिलाफ होना है। अन्य भी जगह हैं जहां जाने से असुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे नदी के ऊपर बने उस पुल पर अब बेमतलब खड़े होना वहां की हवाओं में प्रश्न घोलने लगता है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ किसी बरसात छलांग लगा दूं उस नदी में। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ किसी बरसात छलांग लगा दूं उस नदी में और सीख लूं तैरना या अकेले भी, लेकिन तुम वहीं रहना, ऊपर खड़े होकर ताली बजाना, या सिर्फ तुम भी लगा सकते हो छलांग और मैं बजाऊंगी ताली जैसे बजाती थी बचपन में अपने सहपाठियों को छलांग लगाते देख। फिर अचानक से एक दिन मुझे सभ्यता की गिनती में शामिल करते हुए दूर कर दिया गया इन सभी से, कि किसी ने सामने से रोका तो नहीं, लेकिन मैं नहीं देखती अपनी उम्र की लड़कियों को वहां शाम को बैठ खिखियाते। धीरे धीरे मुझे पता चला वे लड़कियां बेहद सभ्य हैं और लड़कियों को नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसी जगह पर जहां उनका होना चुभने लगे किसी की निगाह में। फिर ऐसे दौर में तो उन जगहों पर तुम्हारे साथ होना मेरा सभ्य होना ही माना जाएगा, कि उन जगहों पर तुम्हारे साथ होना तमाम ताने बाने के खिलाफ आंदोलन का खड़ा होना कहलाएगा। कि इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए मैं उन सभी जगहों पर तुम्हारे साथ खूब गुजरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ प्रेम में असभ्य होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ प्रेम में असभ्य होना चाहती हूँ। बहुत सुंदर लिखी है। ये कविता आपकी एकदम यथार्थ लग रही है। जो बचपन में हम जीते हैं, बड़े होने के बाद उसे असभ्यता, समाज द्वारा असभ्यता का नाम दे दिया जाता है। लेकिन आप अपनी कविताओं में इतनी सुंदर तरीकों से बताई हैं कि कैसे आप प्रेम में असभ्य होना चाहती हैं, वो पल जीना चाहती हैं जो आप बचपन में जिए। वैसे ऐसे देखा जाता है कि आप प्रेम पर कविताएँ लिखती हैं। अगर आप प्रेम पर कुछ कविताएँ लिखी हैं और सुनाना चाहती हैं, तो आज अपनी कविताएँ प्रस्तुत करें। वैसे तो प्रेम पर मेरी ज्यादा कविताएं हैं नहीं अभी, मतलब
कुछ हाल के 3-4 मतलब बहुत ज़्यादा पहले से तो मैं लिखती ही नहीं हूँ। 4-5 महीने पहले ही से शुरू की हूँ प्रेम पे कुछ लिखना, मतलब दिमाग में वैसा ही कुछ आया लिखने के लिए। तो मैं ये है 2 महीने पहले ही, लगभग 2 महीने पहले मैं एक कविता लिखी थी, वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे प्रेम की उम्र बस रात जितनी हो। हाँ, इस कविता का शीर्षक मतलब मुझे अब तक मालूम नहीं हुआ। मुझे कभी लगा नहीं, कुछ आया ही नहीं कि मैं इसका शीर्षक क्या दूँ। तो मैं अभी तक नहीं दी हूँ। कविता सुनिए। मैं चाहती हूँ हमारे प्रेम की उम्र बस रात जितनी हो, जिसमें तुम बन जाना ओस और मैं बनूंगी चांद। मैं चाहती हूँ हमारे प्रेम की उम्र बस रात जितनी हो, जिसमें तुम बन जाना ओस और मैं बनूंगी चांद। हरी धूप पर बिछ जाना तुम और तकना मुझे रात भर। अटखेलियां करते बादलों के बीच से मैं अपनी चांदनी में सराबोर करती रहूंगी तुम्हें रात भर। कि तब हम साथ होंगे रात भर, निहार सकेंगे मुक्त होकर एक दूसरे को, किंतु मुक्त नहीं होंगे प्रेम से। कि तब हम उगेंगे साथ साथ और मिटेंगे साथ साथ, कि तब हमारा पूरा जीवन बीतेगा साथ साथ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता है आपकी। हो सकता है कमेंट में कोई आपको शीर्षक का नाम बता दे या फिर आपको कुछ दिन बाद सूझे कुछ। अगर कुछ और लिखी हैं तो सुनाइए। हाँ, एक एक और कविता है मेरे पास, हाल के दिनों में ही लिखी हूँ। कविता मतलब मैं अपनी माँ को, दादी को और भी गाँव में उनके जैसी ही तमाम महिलाओं को देखकर मैं लिखी थी ये कविता। ठंड ठंड के दिनों में मतलब मैं उनको देखती हूँ जब, तो वो मुझे कुछ अधिक सुस्ताई सुबह-सुबह नज़र आती है, अधिक खिली-खिली नज़र आती है, लगता है कि इनका थकान खत्म हो गया। मतलब वो खुद बोलती हैं सुबह उठ के कि अरे कितनी लंबी रात होती है ना ठंड में कि नींद पूरी हो जाती है। गर्मियों में ऐसा नहीं देखती हूँ, गर्मियों में उन्हें जबरन उठना पड़ता है, मतलब वो थकी-थकी ही लगती हैं। तो उसी पे मतलब एक दिन मेरे दिमाग में कुछ-कुछ आया, फिर मैं कविता लिख दी उस पे। तो उसमें मैं सर्द को चिट्ठी लिख रही हूँ। यही है, शीर्षक भी यही है, सर्द को चिट्ठी। सर्द में आंगन का गुलाब कली से फूल बनता है धीरे धीरे, धीरे धीरे निकलता है सूरज, सुबह होती है धीरे धीरे। धीरे धीरे चौगान में बिछी धूप दूब पर छिटकती है रोशनी, दुआरे पर बंधी गाय दुहाती है धीरे धीरे, धीरे धीरे सुलगता है चूल्हा, धधकती है आग धीरे धीरे। धीरे धीरे चौगान में बिछी धूप पर छिटकती है रोशनी, दुआरे पर बंधी गाय दुहाती है धीरे धीरे, धीरे धीरे सुलगता है चूल्हा, धधकती है आग धीरे धीरे। जल्दी होती है सांझ लेकिन रात बीतती है धीरे धीरे, धीरे धीरे गहराती है नींद, मिटती है थकान धीरे धीरे। कि थकान को मिटाने के लिए हर रात को बीतना चाहिए इतना ही धीरे। कि थकान को मिटाने के लिए हर रात को बीतना चाहिए इतना ही धीरे। प्रत्येक रोज माँ जागती है जल्दी, सुबह के साथ साथ छोड़ देती है बिस्तर भोर होते ही, सूरज के निकलते ही जल्दी जल्दी जुट जाती है काम में, करने लगती है झाड़ू बुहारू, पापने बैठ जाती है गोबर या तराशने लगती है सब्जी। जल्दी जल्दी जुट जाती है काम में, करने लगती है झाड़ू बुहारू, पापने बैठ जाती है गोबर या तराशने लगती है सब्जी। किंतु सर्द की भोर हर रोज होती है देर से ही उगता है सूरज, इसलिए देर तक नींद में सुस्ता पाती है माँ भी, छोड़ती है बिस्तर देर से ही, छोड़ती है बिस्तर देर से ही। मुझे पसंद है सर्द कि सर्द में हर सुबह माँ दिखती है थकी नहीं, जरा सी खिली खिली, क्यों कि यूं खिले देख सकूं प्रत्येक सुबह अपनी माँ को। इसलिए सर्द को लिखना चाहती हूँ एक चिट्ठी कि जिंदगी की हर रात बीते सिर्फ तुम्हारी होकर। खिली देख सकूं अपनी माँ को, इसलिए सर्द को लिखना चाहती हूँ एक चिट्ठी कि जिंदगी की हर रात बीते सिर्फ तुम्हारी होकर। कि तुम में भीग कर निकलता नजर आए सूरज हर सुबह यूं ही धीरे धीरे, यूं ही धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा कविता है आपका। मनीषा, आपका बहुत सा जो लेख है वो प्रकाशित भी हुआ है पत्रिका में। आप कुछ सुनाना चाहती हैं उनमें से जो आपका प्रकाशित है पत्रिकाओं में? वो और प्रकाशित है तो वो मतलब नोट नहीं है, वो फोन में है सेव, तो अब इस वक्त तो नहीं मैं सुना पाऊंगी उसे। जो आपके पास इस वक्त कविता है आप उसे ही सुनाएं। ठीक है, मैं वो सुनाती हूँ। बस 1 मिनट। जी।
हाँ, एक कविता है जो मैंने लिखी तो मैं लिखी हूँ अपनी सहेली के लिए, लेकिन मैं और भी उसके जैसी ही तमाम लड़कियाँ या खुद को भी शामिल कर सकती हूँ और तमाम लड़कियों को, तो उसके लिए मैं कुछ दिन पहले लिखी थी। मुझे अच्छी लगती है वह, मुझे अच्छी लगती है वह अपनी मुस्कुराहट के साथ कि उसके मुस्कुराने से केवल होठों पर फैलाव नहीं आता, बल्कि पूरी दुनिया ज़र्रा भर और विस्तृत नज़र आने लगती है। मुझे अच्छी लगती है वह अपनी मुस्कुराहट के साथ कि उसके मुस्कुराने से केवल होठों पर फैलाव नहीं आता, बल्कि पूरी दुनिया ज़र्रा भर और विस्तृत नज़र आने लगती है। मुझे अच्छी लगती है वह अपनी आवाज़ को ज़िंदा रखने हेतु बगावत करते हुए कि उसकी ज़बान केवल शब्द नहीं उकेरते, मन के किसी अंधेरे बंद कमरे में एक समूचा सूर्य उगा जाते हैं। उसे कभी नहीं होना चाहिए उदास कि उसकी उदासी में डूब जाते हैं अक्षर, आंसू मिटा जाते हैं शब्द, सिसकियों में खोने लगती है भाषा, श्वासहीन होने लगती है कविता, कि कविता को नहीं होने देना है जीवनहीन, कि जीवन को नहीं होने देना है कविताहीन, इसलिए उसका खिलखिलाना ज़रूरी है। मुझे अच्छी लगती है वह खिलखिलाते हुए कि मैं देखना चाहती हूँ उसे खूब ज़िंदा होकर ज़िंदगी को सँवारते हुए। उसे देखना चाहती हूँ खूब ज़िंदा होकर ज़िंदगी को सँवारते हुए, पृथ्वी को बचाते हुए, दुनिया को सजाते हुए। बहुत 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 ही अच्छा है आपका ये कविता। और कुछ ऐसी कविता जो आपको लगता है कि बहुत आपको पसंद है, बहुत सुंदर कविता है आपकी, आप उसे सुनाना चाहती हैं? हाँ, जो आपको बहुत पसंद एक है? 1 मिनट मैं सुनाती हूँ अभी। एक कविता है जो मैं भाषा पर लिखी थी, मातृभाषा पर। मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। हम जिसके इसकी कवि इस कविता का शीर्षक है मातृभाषा का पता। कई दिनों से पता ढूंढ रही थी मैं तुम्हारा। इसका आरंभ मैंने अपने इलाके से किया, जहाँ नजर आ रहे थे बहुत से विद्यार्थी, किंतु उनकी आवाज से लेकर पीठ के बस्ते तक को झांकते हुए पाया कि तुम्हें सांस लेने के लिए भी खूब मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ। तुम्हारे लिए पर्याप्त जमीन तक नहीं, अतः तुमने घुसपैठ करने की थोड़ी जुर्रत की है। बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के इर्द गिर्द तो तुम जर्रा भर भी नहीं हो। अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और अफसरों ने तुम्हें जर्रा समझकर झाड़ दिया है स्वयं के भीतर और बाहर से। इसलिए तुम्हारी खोज की का यह दौर जारी रखा मैंने। चलते चलते पहुंची चूल्हे के निकट बैठी औरत के पास। मैं देखी उस औरत के हिलते होठ से फूट रही थी कोई गीत। उस होठ पर मुझे महसूस हुई तुम। किंतु तुम्हारी तलाश अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तुम इतनी संकीर्ण नहीं कि एक ही स्थान पर निवास हो तुम्हारा। तुम इतनी संकीर्ण तो नहीं कि एक ही स्थान पर निवास हो तुम्हारा। अतः तुम मिली सुदूर खेतों के मध्य, महानगरों के मीलों के बीच, किसानों तथा मजदूरों की मेहनत कश अल्फाज में। हाट की शोर में तुम्हारा पता दिया मुझे मोहल्लों की गलियों ने, कि फेरी देने वालों की आवाज में सिक्त हो तुम। चूंकि इन सभी की हैसियत पूंजी से उत्पन्न फैशन में उलझने लायक नहीं, इसलिए इनके अंतर में संवेदना को जन्म लेने जितना स्थान रिक्त है, जिसके कारण मैंने तुम्हारा पता इन सभी की जुबान पर खूब स्पष्टता के साथ पाए। वाह! बहुत ही अच्छा कविता है आपकी मातृभाषा पर। जन सरोकार मंच से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप समाज पर, स्त्री विमर्श पर और विश्वविद्यालय की राजनीति पर जो भी कविताएँ सुनाई हैं, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही आप लिखती रहें और आपकी लेखनी समाज को प्रेरित करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जन सरोकार मंच का धन्यवाद।